हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप लोगों को जैसे कि पता है सभी को कि एग्जाम डेट जो है अल्टीग्रेड साइंस की वो अनाउंस हो गई है। एग्जाम डेट है 7 दिसंबर। तो आप लोगों को क्या करना है कि अभी सिलेक्शन चाहिए तो बहुत लिमिटेड पढ़ना पड़ेगा और वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। अगर आप बहुत सारा फालतू पढ़ने का ट्राई करोगे कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और वो लोग सिलेक्शन लेके चले जाएंगे जो कम पढ़ेंगे और लिमिटेड पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई ऐसी करनी है जैसा कि आपके पास एग्जाम में आने वाला है, सिलेबस में दी हुई है। उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। अगर पढ़ने का मन है तो एग्जाम के बाद आप पढ़ लेना, आपके पास बहुत टाइम रहेगा, लेकिन अभी अपना फोकस होना चाहिए एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अभी तक अपलोड किए हुए चैनल पे, वहां जाके आप चैनल चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर है वो। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब्जेक्ट है पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स, और इसका एल्टीग्रेड में भी अच्छा वेटेज है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको इस चैप्टर से दो दो तीन क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे ना तो सिलेबस बहुत छोटा है। मतलब आप अगर रिवीजन करें और पढ़ना चाहना 20 से 30 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सकता है, सिर्फ 30 मिनट में। और आज इस वीडियो में पूरा ट्राई करूंगा कि बहुत कम टाइम में, वैसे तो थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर आप नोट से पढ़ेंगे, नोट्स में आप लोगों को अपलोड कराऊंगा बाद में टेलीग्राम चैनल पे। ये जो आपको ये दिख रहा है क्यूआर कोड, ये है मेरे टेलीग्राम का चैनल का क्यूआर कोड। इसे आप स्कैन कर सकते हैं अपने फोन से, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये क्यूआर कोड का लिंक लगा दूंगा, वहां आप लिंक पे क्लिक करके भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी ये वीडियो अपलोड होगी और आप देखेंगे और आपको जरूरत पड़ती है नोट्स की, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, तो बात करूं इस पर्टिकुलर वीडियो की, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का मैं सिलेबस आप जो दिख रहा है आपको, ये लेके आया हूं मैं, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, एल्टीग्रेड जो सिलेबस है वहां पे आप देखेंगे तो इसमें देखिए छोटी छोटी कुछ 3-4 चीजें दी हुई हैं, वही पढ़नी है, वही सिलेबस में आएगा। और मैं सारा कंप्लीट कराऊंगा इस वीडियो में, प्लस थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी कराऊंगा जो सिलेबस में नहीं दी हुई है, लेकिन कभी कभार एक आध क्वेश्चन वहां से आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करूं तो ये है अपने पास, इसमें दिया हो कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स में, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ना है। हमें पूरा फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना है, ना ही हमें बहुत सारा डिटेल में जाना है, खाली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना है और इनके एग्जांपल्स देखने हैं। कहां तक जी, एग्जांपल्स देखने हैं, जीरो ऑर्डर के देखने हैं, फर्स्ट ऑर्डर के देखने हैं और सेकंड ऑर्डर के देखने हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट कंप्लीट है। उसके बाद आप देखेंगे कि एग्जांपल्स देख लिए, उसके बाद इन्होंने बोला कि हमें बताओ भाई कैटालिटिक कैटालिटिक सॉरी कैटालिस्ट और कैटालिसिस, ये दो तरह की चीजें हैं, ये सिलेबस में दी है। और एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या होती है, तो 3-4 चीजें मोटी मोटी हैं, यही पूरे सिलेबस में है और यही मैं इस फील्ड में कवर कराऊंगा। खाली आपको यही एक सिंगल वीडियो से आप पूरा कंप्लीट आप कर पाएंगे। ठीक है, ये है नीचे की जो क्यूआर कोड आप देख रहे हैं, ये क्यूआर कोड है टेलीग्राम ग्रुप का, इसमें सारे के सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, इस वीडियो के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं कि भाई केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो जब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो एक इससे पहले इसकी डेफिनेशन और बाकी सारी चीजों पे जाऊं उससे पहले एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। आपने देखा होगा कि दो बहुत ही डेली लाइफ वाले एग्जांपल से समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है और हमें क्यों जरूरत है पढ़ने की। सबसे पहला एग्जांपल ये है कि जब भी आप फ्रीज में दूध का पैकेट अभी आप यूज करते होंगे, या फिर भैंस का दूध, गाय का दूध रहता है, तो आप देखते हैं कि हम उसको एक फ्रीज में ना रखें या फिर एक कोल्ड टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में ना रखें तो दूध फट जाता है वो, है ना, और उसको आप यूज नहीं कर सकते। दूसरा है कि जब भी हम लोहे की चीजें इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि आपने लोहे का गेट देखा होगा या फिर और भी चीजें जो लोहे की बनती है और हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें कुछ टाइम बाद जंग लगना स्टार्ट होता है, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्यों हो रही हैं, ये है लाइव एग्जांपल हमारे डेली लाइफ से जो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हमें बताते हैं। अब देखिए दूध का फटना क्या है, दूध का फटना एक रिएक्शन है। पहले दूध जब फ्रेश था, मिल्क फ्रेश था, तो हम उसे यूज कर सकते थे, वो तो आपका हो गया फ्रेश मिल्क। लेकिन उसके अंदर कुछ रिएक्शन हुई और वो क्या हुआ, दूध फट गया और आप उसको यूज नहीं कर सकते। अब कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी तभी वो उस कंडीशन में पहुंचा है कि आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो जो स्पीड है केमिकल काइनेटिक्स में क्या है कि आप स्पीड की बात करते हैं। आपने पहले देखा रिएक्शन क्या है, आपने रिएक्शन देख लिया, अब वो रिएक्शन हो क्यों रही है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, अगर स्पीड कितनी है उसे कैलकुलेट कैसे करना है। तो उस पूरे चैप्टर में ना यही सारी चीजों पर बात की गई है कि भाई कोई भी रिएक्शन है तो उसकी स्पीड कितनी है, कम कैसे करेंगे स्पीड को, ज्यादा कैसे करेंगे। ठीक है, और आपका कंसंट्रेशन क्या है, किस किस चीजों पे रेट जो है स्पीड है रिएक्शन की वो डिपेंड करता है, वो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। तो पहले बात करूं मैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन आप देखिए ये क्या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की ब्रांच है, बिल्कुल सही बात है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ
किस पे डील करती है? स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स, रिएक्शन के रेट्स पे हम लोग डील करेंगे इसमें, और इनके मैकेनिज्म पे कि भाई किस मैकेनिज्म से इसका रेट कम और ज्यादा हो रहा है, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या है मेरा? ये है मेरा केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है? अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा सिलेबस, उसके बाद बात करी है मैंने इसकी डेफिनेशन की कि भाई केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है रेट ऑफ रिएक्शंस में, कि रिएक्शंस की रेट क्या है उस पर हम डील करेंगे और उनके मैकेनिज्म से बात करेंगे। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं कि भाई रिएक्शन हमने पढ़ ली और रिएक्शन की स्पीड है, तो स्पीड निकालने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए कि स्पीड में किसी की निकालूं, तो स्पीड निकाल लेंगे कैसे? अगर मैं बाइक से ट्रेवल कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं 60 kmph यानी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं बाइक चलाई है, तो आपने एक फॉर्मूला लगाया होगा जिससे आपने कैलकुलेट किया होगा कि भाई 1 घंटे में कितना किलोमीटर किया, एक मतलब ये स्पीड मेरी हो गई, एक एवरेज स्पीड ही हो गई। ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस के लिए भी 2-3 लॉ निकल के आए जो आपको बताते थे कि भाई रेट की, जो केमिकल का रेट कैसे निकाला जा सकता है। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ये क्या है? एक फॉर्मूला है जिससे हम पता कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट, रेट मतलब स्पीड पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई भी रिएक्शन, अभी हम एक एग्जांपल के लिए पढ़ रहे हैं कि ये एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी, एक रिएक्टेंट है ए एक रिएक्टेंट है बी, इन्होंने आपस में रिएक्शन की और आपको मिला प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी। ये तो मेरी होगी कोई भी एक केमिकल रिएक्शन। जनरल के लिए एक समझाने के लिए आपको ए बी सी डी करके लिखा हुआ है। ए और जो बी है ये तो है मेरे रिएक्टेंट, और सी और डी है ये है मेरे प्रोडक्ट। ये तो आपको पता होगा कि इस लाइन से एरो से अगर इधर की बात करते हैं तो ये होते हैं रिएक्टेंट वाले पार्ट, ये होते हैं इधर साइड वाले, इस साइड जो राइट साइड में है ये आपके हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें 2 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट हैं। अगर आप देखेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये इनको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। आप देखेंगे कि मान लीजिए मैंने कोई भी रिएक्शन करा कि 2NH3 है, तो इसमें अगर NH3 तो मेरा ये तो मेरा रिएक्टेंट हो गया, ये 2 क्या है? ये 2 हो गया मेरा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या हो गया? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आगे मैं और एक एग्जांपल लेके वहां बताऊंगा कि ये क्या चीज है और कहां आगे काम आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन है, तो रेट एक निकालने के लिए फॉर्मूला दिया इसने, इन्होंने बोला कि आप रेट लिख लो और क्या करना है आपको, रेट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है आपको कॉन्सेंट्रेशन की, जो रिएक्टेंट वाले पार्ट है, इस रिएक्शन में ए रिएक्टेंट था और बी रिएक्टेंट था, तो उसमें क्या करना है आपको, ए की कंसेंट्रेशन लिख देनी है और क्या करना है, बी की कॉन्सेंट्रेशन लिख देनी है, और आपका ये बन जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन का फॉर्मूला। ये क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन, और इसका फॉर्मूला आ गया इस रिएक्शन एक के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर में लिखा हुआ एक्स और पावर में लिखा हुआ वाई। ये जो एक्स और वाई है यही आपको आगे जाके बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी। क्या बताएंगी? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होंगी। ठीक है, तो अभी तक आपने समझ लिया, हमने एक रिएक्शन देखी एग्जांपल के लिए ए बी, जो रिएक्टेंट थे जो उन्होंने बना के कन्वर्ट होके प्रोडक्ट दिए 2, सी और डी। उनका रेट लो हमने लिखा कि रेट लिख दे रहे हैं, उसके बाद हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने लगाया यहाँ पे के, है ना। और ये क्या करना आपको, रिएक्टेंट जो है जितने भी रिएक्शन में रिएक्टेंट होंगे उनकी आपको कंसंट्रेशन लिख देनी है, जैसे कि यहाँ पे ए की लिख दी मैंने और बी की लिख दी ब्रैकेट करके, और यहाँ पावर में एक्स और वाई आएंगे। ये हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते कुछ भी कि एक्स की वैल्यू 1 होगी वाई की वैल्यू 2 होगी। ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जब आप रिएक्शन करते हैं और कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं ए की कभी बी की, तो आपको एक रेट की वैल्यू निकल के आती है। जब आपको रेट पता हो जाएगा, जब आपके पास इसकी वैल्यू हो रेट की, और ये तो कांस्टेंट है ही, और आपको ए और बी की वैल्यू पता हो, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स और वाई जो है बाद में पता चलेगा आपको कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ये आपको हमेशा एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही मिलेगा, अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बात करते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था। ये क्या था? रिएक्शन आपका विच रिएक्शन रेट्स इज गिवन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो रेट एक्सप्रेशन है आपको क्या करता है, ये आपको एक मोलर कंसंट्रेशन की टर्म्स में आपको फॉर्मूला दे रहा है कि जिसमें आपको रिएक्शन की वैल्यू पुट करनी है, पता होनी चाहिए रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये है मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब मैं बात करूं इसके लिए, ये मेरे पास रिएक्शन है एक जिसमें 2NO है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और आपको मिल रहा है 2NO2। अब मैं इसकी बात करूं आपको कि मुझे इसके लिए अब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। पहले यहाँ रिएक्शन लिखते हैं, क्या है 2NO, तो ये लिख दी मैंने रिएक्शन एक। ठीक है, ये मेरे एरो साइन होगा, इसके इधर हमने समझा लेफ्ट साइड में होते हैं, ये लेफ्ट साइड में होते हैं रिएक्टेंट और राइट साइड में होते हैं अपने प्रोडक्ट।
जब भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम हमेशा रिएक्टेंट वाली साइड के रिएक्टेंट ही लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड के कुछ नहीं लिखते हैं। तो ये जो रिएक्शन आपको बताइए मैंने, ये इसके लिए अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं तो हमें पहले लिखना है रेट, फिर हमारा इक्वल टू का साइन आएगा और हमने देखा कि कांस्टेंट आता है के। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें लगाना ब्रैकेट। इनकी जैसे यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, एक ये है और एक ये है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लिख देनी है। यहाँ आप लिखेंगे NO और O2। ये हो गया मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो कभी भी हो सकता है एग्जाम में आपसे कोई भी रिएक्शन पूछ ले। एक इंटरेस्टिंग चीज इस रिएक्शन में है, देखिए यहाँ पे ये जो दो है, ये दो, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, ये हमने बताया थे, ये थे मेरे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या थे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिन्हें हमें इस रिएक्शन में स्मॉल a और स्मॉल b करके लिखा था। अब यहाँ पे देखिए ये दो है, इसकी पावर भी दो है, यहाँ पे एक है तो इसकी पावर भी एक है। तो ये जो दो और एक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दो और एक है ये उसकी वैल्यू है। एक बार दोबारा बताता हूँ, आपने इसकी पावर दो लिखी है, ऑक्सीजन की पावर लिखी है एक, यहाँ पे भी आप रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी दो है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस दो को इसकी पावर बना दें और इस एक को यहाँ लिख दें, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ने कभी भी पावर में नहीं आएंगे। कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू और जो जब हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं उनकी एक्स और वाई की वैल्यू सेम आती है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, वो कुछ रिएक्शन में हो सकता है। आपको ये देख के ऐसा नहीं करना है कि कभी भी आपके पास एग्जाम में आया इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो तो आप जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनके आपने लिख दिया कि दो पावर में और एक पावर में, आपका आंसर गलत हो जाएगा, एक भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या फिर जो पावर है कॉन्सेंट्रेशन की, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जब हमने बात करी केमिकल काइनेटिक्स की तो हमने देखा कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, हमने उसकी डेफिनेशन देखी, फिर एक समझा कि एक कोई साइंस केमिस्ट्री की क्या एक पार्ट है, ब्रांच है, जिसमें हम लोग रिएक्शन की स्पीड के बारे में पता करते हैं। जब हमने स्पीड के बारे में सुना, पता करते हैं तो एक फॉर्मूला निकल के आया कि इस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको स्पीड पता लग जाएगी, जिस फॉर्मूले का नाम था रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्लियर है? उसके बाद फॉर्मूला पता कर लिया, उसके बाद क्या कि आपकी रिएक्शंस कई तरह की होती है। आपकी रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है या फिर सेकंड ऑर्डर हो सकती है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन भी होती है, लेकिन सिलेबस में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर ये रिएक्शन लिखी हुई है। अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास डायरेक्ट ही आपसे पूछा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, रेट की के की वैल्यू जो है रेट की, वो आपके पास उसकी वैल्यू यूनिट की वैल्यू पूछ लेते हैं कि उसकी यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप जब भी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, तो जो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, उसकी जो पावर है, उन दोनों का सम, यहाँ के केस में देखिए एक दो ये है एक ये है, इन दोनों को जब सम हम करेंगे तो जो वैल्यू निकल गई, जैसे आप दो प्लस एक, मैंने करा तीन, यहाँ पे कितना है तीन। तो ऊपर जो हमने ये एग्जाम्पल देखा, ये ये वाला एग्जाम्पल, ये मेरी रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि टू प्लस वन करेंगे तो तीन वैल्यू आ रही है और यही मेरी ऑर्डर है इस रिएक्शन का। तो आपको क्या करना है, पावर्स को सम कर देना है, जोड़ देना, और जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर की। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर है, फिर सेकंड ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर का जब हम एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है, वो सिलेबस में नहीं, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा है, तो आप पूरा जब उसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो आपके फॉर्मूला निकल के आता है। जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला ये है, ए बराबर आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी। इसमें जो आर नॉट और आर है, ये है मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की, और आर है मेरी फाइनल कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की। क्लियर है? टी है टाइम, ये है मेरा रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो जब बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो जीरो ऑर्डर के केस में फॉर्मूला आपसे हो सकता है कभी एक बार पूछ ले कि जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पूछ लेता है, तो आप ये लिख के आ जाएंगे, ए इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी। ये तो है इसकी जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला। इसमें आर नॉट है मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, और आर है मेरा फाइनल कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का। इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। ये सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए काफी बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट याद कर लेना, मोल पर लीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, जीरो ऑर्डर की यूनिट है। और जब आप बात करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो रेट है यानी कि के है, ये आपका इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन पे। मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को जब भी आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं उसके रिएक्टेंट की, तो उस पर रेट कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट है किसके लिए, किसकी किससे किससे इंडिपेंडेंट है, वो है
कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, किस केस में, जीरो ऑर्डर के केस में। अब बात करें एक एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल है अमोनिया का, है ना, 2NH3। ये कुछ टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है आपको, जब रिएक्शन कराएंगे गैस फेज में अमोनिया रहेगा, टेम्परेचर होना चाहिए आपका 1130 केल्विन, नीचे है प्लेटिनियम, ये है मेरा कैटेलिस्ट, प्लेटिनियम। कैटेलिस्ट के बारे में हम बात करेंगे आगे, अभी के लिए समझ लीजिए कि प्लेटिनियम क्या है, कैटेलिस्ट है, और आपको ये मिला, नाइट्रोजन अलग मिला है, हाइड्रोजन अलग मिला है। ये जो रिएक्शन है ये मेरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को ये भी एक एग्जांपल बताओ, या फिर एग्जांपल दे दिया और पूछे आपसे कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप एक आध एग्जांपल याद कर लेना, बुक्स में और भी है, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए खाली एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, के लिए एग्जांपल हो गया, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद बात आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम फॉर्मूला मैंने बता देता हूँ यहाँ पे, तो आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ का पूरा डेरिवेशन करते हैं तो आपके लास्ट में ये फॉर्मूला निकल के आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यहाँ आपका फॉर्मूला है k इक्वल टू 2.303 अपॉन में t लॉग r नॉट अपॉन में r। ये मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी r नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन, r मेरी क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, या फिर आफ्टर सम टाइम बोल लीजिए। और ये इसकी यूनिट है s पर सेकंड, ये इसकी SI यूनिट है पर सेकंड किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। इसमें क्या होता है आपका रेट कांस्टेंट, t है टाइम इन सेकंड। क्लियर है, ये लॉग की वैल्यू है। अब बात करें इसके एग्जांपल की, तो इसका सबसे बहुत ही फेमस एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। ये किसका एग्जांपल है मेरी, ये एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हम इथीन को क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट करा रहे हैं और आपको ये मिल रहा है। ठीक है, ये है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, इसका एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या है कि जब आप इंटीग्रेटेड लॉ पूरा जब आप ड्राइव करेंगे, सिलेबस में नहीं इसलिए नहीं कराया है, तो आपको ये फॉर्मूला निकल के आएगा। फॉर्मूला है केटी, के रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ई से हो गया टाइम, किसमें, सेकंड में, ये 1 में आर, ये आपकी कंसंट्रेशन है फाइनल, और आर नॉट आपकी है इनिशियल कंसंट्रेशन। इसकी बात करें यूनिट की, तो इसकी यूनिट है पर मोल लीटर पर सेकंड। आप जब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन देखेंगे तो उसका उल्टा कर देना आपको, तो ये क्या आ जाएगी आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद है भैया इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल, ये आपका एग्जांपल है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। ये आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये भी बहुत बड़ी फेमस वो है, रिएक्शन है। आपसे डायरेक्ट पूरी रिएक्शन ना देखिए आपसे पूछ लेगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, ये किसका एग्जांपल है, कौन सी टाइप की रिएक्शन में आएगी, तो आपको आंसर करना सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है कौन सी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो ये आपकी पूरी पूरी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब बात करेंगे इसके रेट लॉ की, तो आपको रेट लिख देना है बराबर में के, ये कांस्टेंट है आपको, तो ये आपके दो रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ये, एक रिएक्टेंट ये, इसको आप कंसंट्रेशन के फॉर्म में ब्रैकेट में लिख देंगे। आपका पहला रिएक्टेंट ये आ गया 1 नंबर, तो ये आ गया, इसकी वैल्यू 1 होगी पावर, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो हम पावर को ऐड करते हैं तो आपको मिलता है ऑर्डर। इसका पावर कितनी, 1, इसकी पावर कितनी है 1, इसको कर देंगे 2, तो आपकी हो जाएगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसा कि हमने बताया पहले कि ये एग्जांपल किसका है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ आपको ये वाला पार्ट पूरा। सबसे पहले देखा सिलेबस, सिलेबस में हमने बात करी सिलेबस की जो एल्टीग्रेड साइंस में है। उसके बाद ये है मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक, इसमें आपको मिलते हैं नोट्स। उसके बाद बात करें डेफिनेशन की, भाई डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री की, तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो आपको डील करती है रिएक्शंस की स्पीड से, वेलोसिटी पे और रेट पे, कि कोई भी रिएक्शन जब हो रही है तो इसकी स्पीड क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, तो उस स्पीड की जब बात करते हैं तो एक फॉर्मूला चाहिए हमें मेजर करने के लिए, किसी भी कोई भी रिएक्शन की स्पीड जब हम मेजर कर रहे हैं, रेट मेजर कर रहे हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या है, तो उसका एक फॉर्मूला था रेट लॉ एक्सप्रेशन, जिसमें आपको फॉर्मूला दे दिया गया कि ये आपका क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन का फॉर्मूला, हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद बात आई कि ये ऑर्डर, जब हम रेट लॉस निकालते हैं तो कुछ कुछ ऑर्डर की रिएक्शन निकलती है कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, तो हर ऑर्डर की रिएक्शन का अपना नेचर होता है। तो अपने पास पहले देखा हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देख लिया कि जो पावर है, जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे उनकी जो पावर है उनको हम सब ऐड कर देते हैं, दोनों रिएक्टेंट की पावर को, या तीन भी किसी भी रिएक्शन में, तो जो भी आपके रिएक्टेंट की पावर आएगी सबको ऐड कर देंगे, वो आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। ठीक है, और ये जो डेटा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का, ये आपका पूरा का पूरा कैलकुलेट होता है प्रैक्टिकली। आप लैब में जब किसी रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तभी आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर पता कर सकते हैं, देख के किसी भी रिएक्शन को नहीं पता किया जा सकता। और आपका ऑर्डर जो है वो आपका फ्रैक्शन में हो सकता है ना, हो सकता है 2/3 हो,
4/5 वो फ्रैक्शन में मतलब ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये फॉर्मूला आया जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से आया, सिलेबस में नहीं है इसलिए खाली मैंने फॉर्मूला लिख दिया। और ये जो जीरो ऑर्डर है ये आपका रेट इंडिपेंडेंट होता है ना, इसकी जो रेट वो है वो इंडिपेंडेंट होती है कॉन्सेंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट्स की। क्लियर है। उसके बाद हमने एग्जांपल देख लिया इसका, फिर फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला देखा, इसका फिर एसआई यूनिट देखी, इसकी एसआई यूनिट होती है पर सेकंड। फिर इसका देखा हमने एग्जांपल, इसका एग्जांपल हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। उसके बाद देखा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का आप जब देखेंगे तो फॉर्मूला आया ये, उसकी यूनिट थी पर मोल लीटर पर सेकंड, ये उसकी यूनिट। उसका बहुत ही फेमस एग्जांपल था हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये आपका एग्जांपल है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। रिएक्शन मैंने लिख दिए ये, ठीक है। इसका जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 जो मैथमेटिक जो आपने एक्सपेरिमेंटली चेक करी है, और आप जब इनको 1+1 को 1 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2, 2 क्या है इसका ऑर्डर है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कैटेलिस्ट का, है ना, कि मान लीजिए कैटलिस्ट है क्या। आपने कई बार छोटी क्लासों में 11 12th में पढ़ा होगा कैटलिस्ट होता है क्या है। कैटलिस्ट बताता हूँ कि मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे एक बारी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ये रिएक्शन मेरी ए है प्लस बी हो रहा है और आपको मिल रहा है सी, ये दोनों रिएक्टेंट है और ये क्या है मेरा प्रोडक्ट। अब मान लीजिए रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए 5 आवर्स लगते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने में, मान लीजिए। अब कैटलिस्ट का एक ऐसा कोई भी सब्सटेंस है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, उसमें मैं ऐड कर दूं उसको, अगर कैटलिस्ट को इस रिएक्शन में ऐड कर दूं तो मेरी रिएक्शन हो सकता है जो 5 घंटे लग रही है वो हो सकता है कि 5 मिनट में मेरी पूरी रिएक्शन हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, मुझे बहुत लॉन्ग टाइम ले रही है रिएक्शन कंप्लीट होने में, मैं अगर उस रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देता हूँ तो क्या होगा, उस रिएक्शन का टाइम कम हो जाएगा और रिएक्शन मेरी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कैटलिस्ट यही होता है, कैटलिस्ट काम यही होता है कि कोई भी रिएक्शन अगर है तो उसका आपको स्पीड जो उसका रेट है ना, कैटलिस्ट डायरेक्ट रेट पे अटैक अटैक करते हैं किसी भी रिएक्शन के। तो आपका रेट किसी भी रिएक्शन का ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, किसकी हेल्प से, कैटलिस्ट की हेल्प से। ये भी इनके भी फिर टाइप्स होते हैं कैटलिस्ट के, वो भी मैं भी आपको आगे स्लाइड में बताने वाला हूँ कि क्या क्या टाइप हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये जो रिएक्शन है पूरी पूरी साल 2 साल 5 साल 10 साल लगते हैं, है ना। तो एक रिएक्शन ही तो है, केमिकल रिएक्शन है कि इसमें आपका आयरन रिएक्ट कर रहा है मॉइस्चर से, वाटर से, और आपका क्या फिर रस्टिंग होती है आयरन की और आयरन पूरा खराब हो जाता है लोहा, और आप देखते हैं कि लोहा के गेट जो होते हैं पूरे सड़ जाते हैं। तो ये क्या रिएक्शन हो रही है। अब मेरे पास कोई ऐसा कैटलिस्ट होता है कि जो ये 10 साल लग रहे हैं गेट को रस्ट होने में, मैं कोई इसमें कैटलिस्ट डाल दूं और वो 10 घंटे में हो जाए, तो ऐसे तो फिर पूरा ही काम खराब हो जाएगा ना, कि आप डेली चीजें चेंज करते रहोगे। तो इसको मतलब अच्छे यूज के लिए हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं। मान लीजिए कोई हम फैक्ट्री में कोई हम एक दवाई के लिए कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं या फिर कोई दवाई बना रहे हैं, तो मान लीजिए उसमें 10 घंटे लग रहे हैं, 20 घंटे लग रहे हैं रिएक्शन कंप्लीट होने में। तो अगर हम इतने लंबे प्रोसेस के थ्रू जाएंगे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो आप कैटलिस्ट यूज करके उसका टाइम कम कर सकते हैं और आपकी वो रिएक्शन कम टाइम में हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। कैटलिस्ट होता क्या है, ये एनी एक्सटर्नल सब्सटेंस है, रिएक्शन के अंदर खुद से नहीं होता, बाहर से ऐड करते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। आपको रिएक्शन फास्ट करानी है फिर स्लो करानी है, तो क्या होता है कि हम बाहर से ऐड करते हैं किसी भी रिएक्शन में, एक्सटर्नल सब्सटेंस है विच चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको ऐड करने से केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो चेंज हो सकती है। इट सेल्फ एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज। सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरी ये रिएक्शन थी A प्लस बी, मुझे मिला C, मैंने कैटलिस्ट डाला इसमें, जब मेरी रिएक्शन पूरी हो रही है, कंप्लीट हो गई है ना, तो जो कैटलिस्ट मैंने डाला था ना, जैसे मान लीजिए मैंने 2 ग्राम कैटलिस्ट डाला, तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मुझे 2 का 2 ग्राम एज इट इज विदाउट एनी चेंज इन वेट मुझे वापस 2 ग्राम मिल जाएगा कैटलिस्ट। मतलब मेरी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कैटलिस्ट यूज तो होगा, लेकिन जितना मैंने डाला था उतना ही मुझे वापस मिल जाएगा। कैटलिस्ट की ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। कैटलिस्ट कभी भी केमिकल रिएक्शन में यूज तो होता है, लेकिन आप जितना ऐड करेंगे उतना आपको वापस भी मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ये है कैटलिस्ट। अब बात करते हैं कैटालिसिस। मतलब 2 चीजें लिखी थी सिलेबस में, कैटलिस्ट और कैटालिसिस। कैटलिस्ट तो हमने देख लिया कि भाई एक कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो रिएक्शन में डाल रहे हैं और आपका स्पीड जो है, रिएक्शन की रेट जो है वो कम ज्यादा हो सकता है। और जो पूरा फिनोमिना है, पूरा प्रोसेस है, स्पीड कम होना या ज्यादा होना, इस पूरे प्रोसेस को ही बोलते हैं कैटालिसिस। क्या बोलते हैं, कैटालिसिस। एक बार पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है। केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन किसकी हेल्प से, कैटलिस्ट की हेल्प से। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या फिर रेट, जो पूरा फिनोमिना है स्पीड और रेट को चेंज होने का, वो क्या है, कैटालिसिस है, ठीक है।
अब बात करें कि टाइप ऑफ कैटलिस्ट कितने हैं, तो इसकी जो कैटलिस्ट के टाइप है वो देखिए दो टाइप के होते हैं मेजरली। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब ऐसे कैटलिस्ट जो आपके रेट को क्या कर दें, बढ़ा दें, क्या कर दें, बढ़ा दें। जैसे कि इस एग्जांपल है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं रेट जो रिएक्शन का है उसको बढ़ा देते हैं। इसका एग्जांपल देखिए ये है, एक H2O2 है, इसको हमने डाला है कैटलिस्ट, इसमें है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है MnO2, ये हमने कैटलिस्ट ऐड किया है तो मेरी जो रिएक्शन है ये क्या हो गई, फास्ट हो गई है। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो ये क्या करते हैं, आपकी केमिकल की रिएक्शन की जो स्पीड है उसको बढ़ा देते हैं। सेकंड, इनके जो टाइप है वो होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, ऐसे कैटलिस्ट जहां केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उसको क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। क्लियर है, इतना ही था कैटलिस्ट में। कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव कैटलिस्ट, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट आपकी स्पीड को बढ़ाते हैं, रिएक्शन की रेट को, और नेगेटिव कैटलिस्ट है वो क्या करते हैं, कम करते हैं। पॉजिटिव के लिए मैंने एग्जांपल दे दिया, वो आप पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। अगर सिलेबस में पूछा जाए तो डेफिनेशन ही पूछी जाएंगी, बहुत ज्यादा डिटेल में कैटलिस्ट से नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है आप डेफिनेशन पूछ लें कि एक्चुअल में कैटलिस्ट होते क्या है, तो आपको मैंने बता दिया है कि एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या करते हैं आपको, आपके केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया घटा कर सकते हैं, अल्टर कर देते हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को। और लास्ट में जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वो क्या होता है, आपकी एज इट इज रिमेन्स अनचेंज रहेंगे, आप जितना क्वांटिटी आपने डाली थी कैटलिस्ट की वो आपको वापस भी मिल जाएगी। क्लियर है। इसके बाद भी अपना टॉपिक आता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस या फिर एंजाइमेटिक कैटलिस्ट। अब क्या होती है, बहुत सारी रिएक्शंस तो हम लोग करते हैं, लैब्स में करते हैं, वो रिएक्शंस होगी, और कुछ रिएक्शंस होती हैं जो हमारी बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर होती हैं। ठीक है, तो एंजाइमेटिक मतलब ऐसे रिएक्शंस जहाँ एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, एंजाइम्स हमारी बॉडी में बहुत सारे बनते हैं। तो क्या होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शंस भी कम या ज्यादा हो सकती है कैटलिस्ट की हेल्प से। जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है उनमें जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है उसको हम एंजाइमेटिक कैटलिस्ट बोलते हैं। जैसे कि कैटालिसिस बाय बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, क्या बोलते हैं भैया, उनको बोलते हैं हम एंजाइम्स बोलते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शंस में अगर कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो इसके लिए एग्जांपल दिया हुआ है, एक स्टार्च है, मान लीजिए हमारी बॉडी में स्टार्च, बहुत सारी चीजें हम कंज्यूम करते हैं, तो जो कन्वर्जन है स्टार्च का माल्टोज के अंदर है, स्टार्च क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है माल्टोज के अंदर, तो किसकी हेल्प से हो रहा है, ये हो रहा है अमाइलेज की हेल्प से हो रहा है। और अमाइलेज क्या है, मेरा एंजाइम है, ये है ना, क्या है, एंजाइम है मेरा अमाइलेज। क्लियर है यहाँ तक। नाउ लास्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। भैया मॉलिक्यूलरिटी चीज क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या चीज है और केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है। अब मुझे एक चीज बताइए, इसको पढ़ने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ मैं। आ, कोई भी रिएक्शन लेते हैं, जैसे एक्स है प्लस वाई है, मुझे जेड मिल रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है, ये मेरे रिएक्टेंट है एक्स और वाई, और जेड मेरा क्या है, प्रोडक्ट है, और एक्स और वाई क्या है मेरे, ये है रिएक्टेंट। मैं चाहता हूं कि ये केमिकल रिएक्शन मेरी कंप्लीट हो, मतलब स्टार्ट हो या कंप्लीट हो, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट तो हो। आपके हिसाब से किन चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी इस केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए। तो एक तो मुझे एक वो चाहिए ना, एनर्जी चाहिए कि भाई एक्स और वाई जो रिएक्टेंट है इनको इतनी एनर्जी हो, इतना रिएक्टिव हो कि आपस में रिएक्ट तो करे एटलीस्ट, वो जाके मेरी केमिकल रिएक्शन होगी। मतलब आपको एक एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जिससे आपकी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो। इसमें क्या है ना, एक थ्योरी है बहुत बढ़िया इसी केमिकल काइनेटिक्स में, सिलेबस में नहीं है फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मॉलिक्यूलरिटी जो टॉपिक है वो समझने में आपकी हेल्प करेगा। एक थ्योरी है जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। क्या है, कोलिजन थ्योरी। ये कहते हैं कि आप कभी भी किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करा रहे हैं या फिर स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो आपको खाली केमिकल स्टार्ट करने के लिए, कंप्लीट दिखने के लिए कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपको हमेशा एनर्जी की जरूरत नहीं चाहिए। मतलब एनर्जी तो चाहिए चाहिए, उसके साथ एक चीज और होती है जो आपको चाहिए, उसके बिना आप केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते, उसका नाम होता है ओरिएंटेशन। क्या होता है, ओरिएंटेशन मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये था मेरा, एक है A2 प्लस B2 है, तो मुझे मिल रहा है AB, ये केमिकल रिएक्शन होगी। इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊं तो जैसे मान लीजिए ये था ए, ये होगा ए रिएक्टेंट, ये हो गया बी, एक मिनट, ये हो गया बी। मुझे क्या मिल रहा था, मुझे मिल रहा था ए बी। कितने मॉलिक्यूल मिल रहे थे, दो मॉलिक्यूल मिल रहे थे, ए और बी के।
मतलब ए एक ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक ये है, इन दोनों को मिलकर मुझे क्या है यहाँ पे देखिए बॉन्ड देखिए यहाँ पे ए का बॉन्ड है, यहाँ पे बी का बॉन्ड है, बी बी का बॉन्ड है। ये बॉन्ड टूटे होंगे तभी तो जाके ए और बी के बॉन्ड बने होंगे, है ना। तो जब आप बात करते हैं कोलिजन थ्योरी में, तो कोलिजन थ्योरी में मतलब इतनी बढ़िया कोलिजन होनी चाहिए इन लोगों इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कि ये वाले बॉन्ड टूटे, तो ये वाले बॉन्ड बनेंगे, ए बी वाले बॉन्ड, ये जब बॉन्ड टूटेंगे तो इन बॉन्ड टूटने के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए चाहिए, इसके साथ आपको चाहिए ओरिएंटेशन। इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे ए है, ये मॉलिक्यूल था मेरा ए और ये मेरा है बी, ये वाले बॉन्ड टूट रहे हैं दोनों बॉन्ड, तभी जाके मेरे ए बी के बॉन्ड बनेगा, मतलब रिएक्शन स्टार्ट होगी या कंप्लीट होगी। हाँ मान लीजिए मेरा कोलिजन होता है ऐसे ऐसे, ये है बी, ये है ए, ये है बी, ये इससे टकरा रहा है ए बी से, ये इससे टकरा रहा है ए बी से, मतलब चांसेस है कि ये वाला बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना। एक प्रोबेबिलिटी होती है, जब आप चैम्बर में आप गैसेस मॉलिक्यूल है तो कोलिजन चल ही रहा है आपस में। जैसे ये है और एक चैम्बर है जिसमें आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, एटम्स पड़े हुए हैं और आपस में कोलिजन हो रहा है इनमें ऐसे इधर से इधर, और आप एनर्जी तो जाएगी कोलिजन होगा तो इनमें एक ओरिएंटेशन भी तो चाहिए ना। तो जब मान लीजिए ऐसा कोलिजन हुआ कि ए बी से टकराया और ए बी से टकराया, तो आपका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा और आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ये। अब मान लीजिए कोलिजन हुआ ऐसे, आपस में ये तो टकरा रहे हैं ना, तो ये तो इफेक्टिव कोलिजन हुआ ही नहीं। क्या है ये इफेक्टिव कोलिजन हुआ नहीं, क्योंकि ये तो आपस में कोलाइड कर ही नहीं रहे हैं। इनके पास प्रॉपर एनर्जी है, जितनी एनर्जी मुझे देनी है रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए, लेकिन प्रॉपर अलाइनमेंट ओरिएंटेशन है ही नहीं, इस वजह से रिएक्शन होगी ही नहीं। तो क्या है, कोलिजन थ्योरी कहती है कि आपके पास जो भी आप रिएक्शन देखते हैं किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल या किसी भी मॉलिक्यूल में, तो आपके पास एनर्जी तो चाहिए चाहिए स्टार्ट कराने के लिए रिएक्शन को, उसके साथ साथ ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ओरिएंटेशन के आप कितनी भी एनर्जी दे लो, कितना भी प्रेशर लगा लो, आपकी रिएक्शन नहीं होगी, है ना। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, देखिए थोड़ा सा आप इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। ये है कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, मतलब रिएक्टेंट स्पीसीज के जो नंबर है, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो, दैट कम टुगेदर, जब वो आपस में आते हैं, इज ए सिंगल स्टेप ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीसीज जितनी भी उस रिएक्शन में है, वो आके क्या करती है, फॉर्म करती है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है इस क्या है, ये है आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, है ना। क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, मतलब कोई भी सिंगल स्टेप रिएक्शन में आपकी जितनी भी रिएक्टिंग स्पीसीज है, चाहे ए बी सी डी तीन दो जो भी है, आपस में रिएक्ट करेंगी, तो जितनी भी नंबर ऑफ स्पीसीज है, जो नंबर ऑफ स्पीसीज है ना, वही मेरी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी है। जैसे इस वाले केस में ए और बी लिख रहा हूं मैं, ये मुझे क्या मिल रहा है सी, तो मेरे पास रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है, एक ये है एक ये है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, यहाँ होगी मॉलिक्यूलरिटी दो। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में यही डिफरेंस है कि मॉलिक्यूलरिटी आपको अभी कभी भी रिएक्शन देख के बता सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। तो इस वाले केस में मॉलिक्यूलरिटी आपकी होगी दो। अब होता क्या है, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फ्रैक्शन में हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन आपकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो ना तो जीरो होगी ना ही फ्रैक्शन में होगी, आपकी एक दो होल नंबर रहेगा हमेशा। और आप इतनी अभी तक रिसर्च और बाकी सारी चीजें लेबोरेटरी में ऑब्जर्व करें देखिए, मॉलिक्यूलरिटी तीन से ज्यादा नहीं होती है। बहुत रेयर केसेस होंगे एक आधी जहां मॉलिक्यूलरिटी आपको तीन से ज्यादा मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस में मॉलिक्यूलरिटी तीन से ज्यादा नहीं हो सकती। उसका रीजन ही बताता हूं मैं क्यों। और ये क्या है, मॉलिक्यूलरिटी जो है, ये जो पूरी टर्म है मॉलिक्यूलरिटी, आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन जो होती है ना। अब आपकी मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है, वो एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार नहीं होती है, बहुत कम केसेस में होती है। तो मैं एक एक केस आपको बताने वाला हूँ कि अगर यूनी मोलिकुलरिटी अगर वन है तो उसको बोलते हैं यूनी मोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ पे मोलिकुलरिटी क्या होगी, वहां होगी वन। जैसे कि एक सिंगल ये है N2O2, ये एक मेरा क्या है, मोलिक्यूल है, रिएक्टेंट है ए, ठीक है, ये टूट रहा है, ये NO2 में और ऑक्सीजन में टूट रहा है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है, एक ही स्पीसीज तो है N2O2, और कहाँ है कुछ है इसमें, N2O5 भी सिंगल स्पीसीज है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मोलिकुलरिटी की वैल्यू एक आ जाएगी। अब बात करें बाई मोलिकुलर, बाई मतलब दो, ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे दो रिएक्टिंग स्पीसीज है ना, वहां आपकी मोलिकुलरिटी दो होगी। जैसे HI है, यहाँ पे देखिए ये है HI प्लस फिर HI, मुझे क्या मिला, मुझे मिला H2 प्लस I2। तो एक तो ये हो गया रिएक्टिंग स्पीसीज, एक ये हो गई, दो रिएक्टिंग स्पीसीज है यहाँ पे, वो दोनों सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो मोलिकुलरिटी कितनी आ गई, मोलिकुलरिटी आ गई आपकी दो।
अब यहाँ देखिए ट्राई मोलिकुलर रिएक्शंस, इनमें क्या है, यहाँ पे देखिए दो एनओ लिखे हुए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अलग अलग करके एनओ प्लस O2। तो कितनी रिएक्टिव स्पीशीज है, एक, दो, तीन। तो ये क्या है मेरी, ये मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 3। मैंने जैसा आपको बताया कि मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं कि भैया आपकी मोलिकुलरिटी जो है 4 या उससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकती है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन लेता हूं, ए बी प्लस सी प्लस डी, मुझे मिल रहा है ए। तो यहाँ पे देखिए 4 रिएक्टिंग स्पीशीज हो गई, 1 2 3 4। एक तो इन चारों के पास अच्छी खासी एनर्जी होनी चाहिए कोलिजन करने के लिए, तभी तो रिएक्शन होगी। प्लस ये चारों आपस में कंबाइन होंगे, तभी तो जाके आपका ई बनेगा। तो क्या है कि जब इतने ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज अपने पास, वैरायटी इतनी ज्यादा हो गई कि आप इनकी एनर्जी होने के बाद भी, इनकी पास प्रॉपर एनर्जी होने के बाद भी इनकी क्या ओरिएंटेशन जो है, अलाइनमेंट वो प्रॉपर नहीं आती है। इस वजह से आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी नहीं, नहीं आपकी रिएक्शन शो होगी। इसीलिए मोलिकुलरिटी 4 से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही फेमस है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आता है, यहाँ लिखते हैं हम एनर्जी, यहाँ आता है टाइम। ये क्या बोलते हैं, ये है, ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट। गैप आप देख रहे हैं ना, ये है गैप ई ए, इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है एनर्जी, ये है टाइम, ये एनर्जी है। रिएक्टेंट की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है प्रोडक्ट से। क्यों होती है, क्योंकि जब इसकी एनर्जी ज्यादा है तो क्या करता है मॉलिक्यूल, अपनी रिएक्शन को, अपनी एनर्जी को कम करता है और स्टेबल होने की कोशिश करता है। इसीलिए जो भी रिएक्शन की एनर्जी है और जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, उसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तभी जाके वो आपका क्या है, वो आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा और स्टेबल हो रहा होगा। जो रिएक्टेंट है और ये वाला पार्ट ये पीक है, मतलब किसी भी रिएक्टेंट के पास आपकी इतनी एनर्जी तो आपके पास होनी चाहिए। ये जो एनर्जी गैप है ना, ये एनर्जी गैप उसके पास इतनी एनर्जी जो कि एनर्जी गैप को पार करके वो जाके किस वाले फॉर्म उसमें चला जाए, ये आपका चला जाए प्रोडक्ट वाले जोन में। तो जो ये जो गैप है ये है एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जो भी रिएक्टेंट हम रिएक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, जो एनर्जी चाहिए उस रिएक्शन को कराने के लिए, जो गैप है ना, वो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए इतनी, जितनी उस रिएक्शन को फॉर्म कराए प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये आज की जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा सिलेबस जो है पूरा देख लिया एक सिंगल वीडियो में। ठीक है, छोटा सा सिलेबस तो बहुत ज्यादा था नहीं, तो सारी चीजें हमने कर ली। मोलिकुलरिटी हमने पढ़ ली, मोलिकुलरिटी क्या होती है आपकी, 4 से ज्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम 3 हो सकती है, और ये फ्रैक्शन या जीरो में नहीं होती है। उसके बाद आप बात करी थी हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में, जिसमें 3 रिएक्शन थी, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। हमने हर एक ऑर्डर की हमने पहले एसआई नोट देखी थी, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखा था, और हमने देखा था उसका एक एक एग्जाम्पल। ठीक, उसके बाद फिर हमने देखा भैया एग्जांपल देख ली, फिर हमने देखा कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट की पूरी डेफिनेशन देखी, और कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल देखे जहां कुछ सब्सटेंस एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं। उसके बाद बात आई थी एंजाइमेटिक रिएक्शंस की, और वहां पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो। ठीक है, कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं, जैसे कोलिजन थ्योरी का जो ओरिएंटेशन वाला पार्ट है ये एक्स्ट्रा है, ये आपको समझाने के लिए था कि एक्चुअल में पूरी रिएक्शन के पीछे जो कहानी है, मॉलिक्यूलरिटी वाली टर्म कहां से आई, ये समझाने के लिए आपको कोलिजन थ्योरी समझाना जरूरी था। सिलेबस को आप इस पूरी वीडियो में मैंने कवर कर लिया है कंप्लीट। आप सिंगल वीडियो देख सकते हैं और आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा पूरे के पूरे पेपर में। कोई सा पेपर उठा के देख लीजिए, एलटी ग्रेड का या मॉक टेस्ट उठा के देख लीजिए, सिंगल वीडियो से सारे के सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जो टेलीग्राम लिंक है इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। इस ही ग्रुप में मैं इस वीडियो के जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं मैं अपलोड कर दूंगा, और आप इसके अलावा मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं क्लास के बाद भी, जब भी आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट आता है। मैं उस टेलीग्राम पे आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, और आपको गाइड भी करूंगा आगे के लिए कि आप कैसे आपके जो बचे हुए दिन हैं उनमें आप और बेहतर तरीके से तैयारी करें, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना उन सभी लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल है। और आगे और भी वीडियो चैनल इस एग्जाम रिलेटेड आती रहेंगी, और भी टीचिंग एग्जाम जैसे कि जीआईसी का एग्जाम है या फिर ईएमआरएस है, जहां भी केमिस्ट्री आती है
इस चैनल पे आपको सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।